प्यारे बच्चों, पिछली बार हम एग्रीकल्चर जो हमारा फील्ड होते हैं, खेत होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। क्या क्या चेंजेस हम करते हैं ज़रा चेक करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी ज़मीन को तैयार करना, सोइंग यानी बीज बोना, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र खाद एवं उर्वरक मिलाना, इरिगेशन सिंचाई करना, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स खरपतवार हैं उनसे सुरक्षा करना, हार्वेस्टिंग यानी कट करना, फसल को काटना, स्टोरेज यानी उसको संभाल कर रखना। तो इस तरह हम जो है इन 7 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का यूज़ करके हम अपनी क्रॉप का प्रोड्यूस करते हैं। अब इन प्रैक्टिसेस को हम 1 बाय 1 देखेंगे, एक एक करके इसमें देखेंगे। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है? ये पहला स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप मैंने पहली तैयारी यही होती है कि हमें सॉइल को प्रिपेयर करना होता है, यानी सॉइल को प्रिपरेशन मीन्स तैयारी करना ज़मीन की। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि हमने आपको कहा कि आप सीधे सीड्स को ऐसे ही थ्रो नहीं कर सकते, और ऐसा भी नहीं होगा कि आपने सीड थ्रो की और सीधे वो जर्मिनेट हो जाएंगे यानी उग जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। उससे पहले आपको सॉइल को क्या करना पड़ेगा? लूज़ करना पड़ेगा। तो सॉइल को लूज़ करना, लूजन इट, टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, यानी आप उसको सॉइल को पलटना पड़ेगा, मिट्टी को पलटना पड़ेगा, उसको लूज़ करना पड़ेगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे जो प्लांट की रूट्स होंगी वो ज़्यादा अंदर तक जा पाएंगी सॉइल के अंदर, क्योंकि प्लांट जो है उसको खड़े रहने के लिए अपनी रूट्स को कहाँ भेजना पड़ता है? सॉइल के अंदर, ज़्यादा डीप तक, ज़्यादा अंदर तक भेजना पड़ता है। तो जितनी लूज सॉइल होगी उतना ईजीली वो प्लांट अपनी रूट्स को पेनिट्रेट करा पाएगा, यानी उसकी रूट्स उतनी आसानी से अंदर जा पाएंगी। इसके अलावा जब हम टर्निंग करते हैं तो लूज सॉइल के अंदर हमें मालूम है कि बहुत सारी जगह होती है, बहुत सारी कैविटीज़ होती हैं, बहुत सारी खाली जगह होती हैं। इसके अंदर क्या भरी होती है? एयर भरी होती है। इस ऑक्सीजन को कौन ले लेती हैं? रूट्स ले लेती हैं। तो प्लांट की रूट्स जो होती हैं वो एयर को ले लेती हैं। कौन सी रूट्स, कौन सी एयर को? जो कि सॉइल में होती है। और जो हमने कब बनती है वो सॉइल में? जब हम उसको टर्न कर देते हैं, यानी पलट देते हैं, जब हम हल लगा देते हैं। तो जो मिट्टी जो है वो भुरभुरी हो जाती है, और इसकी वजह से लूज़ हो जाती है, भुरभुरी होना या लूज़ होना। और उससे क्या होता है? उसके अंदर ऑक्सीजन चली जाती है, मिट्टी के अंदर अच्छी गैसेज होती हैं। गैसेज मतलब एयर ज़्यादा अच्छी होती है, और उनमें से ऑक्सीजन को कौन ले लेता है? रूट्स ले लेती हैं। इससे प्लांट ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है, और इसके अलावा वो सॉइल में ज़्यादा अंदर तक भी जा पाता है, और सांस जो हमारी रूट्स होती हैं वो अच्छा ब्रीथ कर पाती हैं, आसानी से ब्रीदिंग कर पाती हैं। तो इस तरह हम ब्रीथ कराने के लिए, रूट्स को ब्रीथ कराने के लिए हमें सॉइल को लूज़ करना ज़रूरी है। आगे का पॉइंट ये कह रहे हैं, द लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म। हमें मालूम है कि सॉइल के अंदर बहुत से कीड़े पाए जाते हैं, जैसे कि अर्थवर्म। अर्थवर्म को आप जानते होंगे, जिसे हम केंचुआ भी कहते हैं। केंचुआ, केंचुआ आप जानते हैं, एक मिट्टी के रंग का या गहरे लाल रंग का एक कीड़ा होता है जो गोबर में या मिट्टी में आप देखते होंगे। इसके अलावा माइक्रोब्स होते हैं, यानी सूक्ष्म जीव होते हैं। तो ये जो सूक्ष्म जीव और जो केंचुए वगैरह होते हैं, ये क्या कर देते हैं? मिट्टी में जो मिनरल्स होते हैं उनको बढ़ा देते हैं। कौन से मिनरल? बेसिकली नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो कि प्लांट्स में बीज बनाने में हेल्प करता है, सीड्स बनाने में हेल्प करता है, यानी फसल को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को बढ़ाने का काम कौन करता है? अर्थवर्म्स करते हैं और माइक्रोब्स करते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म कब दिखते हैं हमको? जैसे आप देखा होगा आपने, खेत में हल लगता है तो बहुत से केंचुए नीचे से ऊपर आ जाते हैं, तो इनको फ्रेंड्स ऑफ लूज़ करते हैं और उसमें ह्यूमस बनाने का काम करते हैं, चीज़ों को सड़ाने का काम करते हैं। तो अगर हम जो है जैसे हमारी सॉइल में कोई चीज़, कोई आपने पुराना पौधा है वो आपने फेंक दिया खेत में, कुछ दिन बाद वो सड़ जाता है, या गोबर है वो सड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर कौन जर्मिनेट, किनका बर्थ हो जाता है उनके ऊपर? अर्थवर्म्स का या फिर माइक्रोब्स का। वो उसके ऊपर पैदा हो जाते हैं, और कुछ समय बाद वो जो हमारे पास बचा हुआ मटेरियल है, या फिर जो भी हमने फेंका है खेत में, चाहे वो हरा चारा हो, सूखी पत्तियां हो या गोबर हो, वो किस में टर्न हो जाता है? ह्यूमस में। ह्यूमस क्या होता है बच्चों? ह्यूमस मिट्टी की सबसे ऊपरी परत होती है। जैसे अगर हम खेत को अगर हम काटें अपने, या खेत की परत को अगर हम देखेंगे, तो बच्चों हमें हर जगह पर अलग अलग परत दिखाई देती है।
उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक चित्र द्वारा समझाता हूँ कि जैसे माना हमने अब किसी पहाड़ को आपने कटे देखा होगा, तो पहाड़ के ऊपर आपने सबसे ऊपर की मिट्टी थोड़ा अलग तरह की देखी होगी, ये मिट्टी अलग तरह की होती है। उसके नीचे आपको अलग तरह की मिट्टी दिखती है, मतलब यहाँ पर मिट्टी का रंग थोड़ा अलग होता है। फिर नीचे आप आते हैं तो आपको कंकड़ दिखने लगते हैं छोटे छोटे। फिर आप और नीचे आते हैं, आपको बड़े बड़े पत्थर, थोड़ा बड़े पत्थर दिखने लगते हैं। फिर आप और नीचे आते हैं तो आपको बड़ी बड़ी चट्टानें दिखने लगती हैं उसमें। तो ये जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है मिट्टी की, उसको हम कहते हैं ह्यूमस। ये उपजाऊ लेयर है, यानी ये जो भी मिट्टी में क्या बनता है, जो भी पौधे उगते हैं वो ह्यूमस एरिया में ही हम जो है हल लगाते हैं, वो ह्यूमस एरिया में ही लगाते हैं। सबसे ऊपर की परत को ही हम छेड़ते हैं। तो ये ज़्यादा मोटी नहीं होती और लेकिन ये बहुत उपजाऊ होती है, बहुत जो है इसमें बहुत सारे प्लांट्स के लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इसके अंदर मिलते हैं। आगे हम चेक कर रहे हैं। यू हैव लर्नड इन द है, एयर होता है और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि हमने अर्थवर्म का नाम अभी लिया। तो डेड प्लांट और एनिमल जो होते हैं, जब वो सड़ जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनको डिकम्पोज करने का काम कौन करता है? सॉइल में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स करते हैं। जैसे कि अभी हमने अर्थवर्म का नाम लिया, या फिर माइक्रोब्स जितने भी होते हैं वो पुराने प्लांट्स को और एनिमल्स को मार देते हैं, किल कर देते हैं, और उसको किस में बदल देते हैं? अभी हमने नाम लिखा ह्यूमस में। ह्यूमस मिट्टी की सबसे ऊपरी परत है जो बहुत उपजाऊ होती है। तो ह्यूमस बनाने का काम कौन करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं, जो कि सॉइल में पाए जाते हैं। तो ये सॉइल में जितने ज़्यादा होंगे उतने जो है हमारी मिट्टी जो है उतनी उपजाऊ होगी, उतनी प्रोडक्टिव आपकी सॉइल होगी। इस तरह इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रीच्ड बैक इनटू द सॉइल। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट। जब ये न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल को चले जाते हैं तो प्लांट इनको पानी में घोलकर दोबारा सूख लेते हैं। जब बारिश होती है या हम सिंचाई करते हैं तो मिट्टी में पानी में घुल जाते हैं, और फिर प्लांट्स की रूट्स जो है इनको क्या कर लेती हैं? दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पर सीखा कि क्यों हमें सॉइल को टर्न करना ज़रूरी है। आगे लिखा है, क्योंकि हमें मालूम है, क्योंकि जो है केवल ऊपर की परत जो होती है जिसको हम ह्यूमस कह रहे हैं वो कुछ ही सेंटीमीटर मोटी होती है, तो उसको जो है क्या उसी में सब कुछ होता है? हमने कहा था सारे डेड डिकेइंग मैटर सब उसी में होता है, यानी डेड प्लांट्स, एनिमल वगैरह सब उसी में, उनका बचा हुआ अवशेष जो होता है सब उसी में होता है। तो इसलिए उसको कहाँ पहुँचाना होता है? मिट्टी के अंदर पहुँचाना होता है। इसलिए हम क्या करते हैं? उसको सॉइल को टर्न कर देते हैं और उसको लूज़ कर देते हैं, जिससे क्या होता है? वो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल जो होती है वो टॉप सॉइल वो अंदर चली जाती है और प्लांट्स आसानी से अब उससे करने के लिए बच्चों हम जो है कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं। इसको पहले क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं टिलिंग और प्लोइंग। प्लोइंग मैंने हल लगाना। हल तो आपने सुना ही होगा, हल लगाना या हल चलाना। हल कैसे चलाया जाता है? बैलों की मदद से चलाया जाता है, लेकिन आजकल आप जानते हैं मशीन्स भी होती हैं, ट्रैक्टर्स होते हैं उसके लिए। तो ट्रैक्टर्स जो हैं ट्रैक्टर की हेल्प से, मशीनों की हेल्प से हल भी आजकल लग सकता है। आजकल आपने देखा होगा कि आदमी जो है अकेला भी हल लगा लेता है बिना बैलों की सहायता से। तो वो हैंड रनिंग जो है आप अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स चलते हुए देख सकते हैं आजकल, हाथ से चलने वाले। तो इसको हम टिलिंग या प्लोइंग कहते हैं। इसको हल लगाना या हल चलाना या पलटना कहते हैं। और इसके लिए जो है प्लो बनाए जाते हैं। प्लो मीन्स हल बनाए जाते हैं, जो कि या तो लकड़ी के बने होते हैं या फिर आयरन के बने होते हैं, वुड या आयरन के बने होते हैं। तो जब हमें खेत में हल लगाना होता है तो कई बार हमें उसको गीला भी करना पड़ता है, और हम जो है गीले खेत में भी हल लगाते हैं। और सॉइल को जब हम टर्न करते हैं, जब हम हल लगा रहे होते हैं, प्लोइंग कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे उसमें बिग क्लम्स ऑफ सॉइल निकलते हैं, यानी सॉइल के बड़े बड़े टुकड़े निकलते हैं। इनको क्रम्स कहा जाता है। क्रम्स, डले जिनको हम कहते हैं, मिट्टी के डले। डले आप जानते हैं कि वो बड़े बड़े मिट्टी के जो ढेले जिनको हम कहते हैं, उनको हम जो हैं उनको तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो बिग क्लम्स को या क्रम्स को तोड़ने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स, यानी इनको तोड़ना ज़रूरी है। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। इसके लिए हम खेत को लेवल कर देते हैं, जो लगा देते हैं उस पर, या पाटा लगा देते हैं। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। लेवलर को जो या पाटा कहते हैं। हल के साथ जो सुना होगा आपने, कि जो खेतों में लगाया जाता है, एक लकड़ी का बड़ा सा
लट्ठा होता है जिसको पीछे इसको लगाया जाता है ट्रैक्टर के पीछे। आगे आप देखेंगे समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग, दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल, द सॉइल इज मॉइस्चन्ड बिफोर सोइंग। तो कभी कभी जो है खेत में हम गोबर भी डाल देते हैं। मैन्योर मीन्स होता है खाद। कभी कभी हम खेत में खाद भी डाल देते हैं। खाद डालने से क्या फ़ायदा होता है कि हमारी मिट्टी जो है ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है, और इससे जो है मैन्योर से हमारी जो सॉइल होती है वो प्रॉपरली क्या हो जाती है, प्रोडक्टिव सॉइल बन जाती है, और सॉइल में नमी भी चली जाती है इससे। और कभी कभी हम खेत में तराई भी कर देते हैं, कभी कभी हम सूखे खेत में भी हल लगाते हैं। वो अलग अलग क्रॉप पर डिपेंड करता है। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, अब हम कैसे करते हैं, इसके लिए हम किन यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या क्या हैं, वो हैं प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। प्लो मैंने हल, हो मीन्स कुदाल, और कल्टीवेटर एक मशीन होती है जिसकी मदद से ये किया जाता है। यहाँ पर आपको पिक्चर दिया गया है, देखिए आपको आप एक फार्मर को देख रहे हैं। एक फार्मर है यहाँ पर जो कि प्लोइंग कर रहा है अपने फील्ड्स में। यू कैन सी अ पेयर ऑफ बुलॉक, यानी जोड़ा, आपको बैलों का जोड़ा दिख रहा है। आपको पीछे हल लगा हुआ दिख रहा है इसमें जुड़ा हुआ, और एक आदमी, एक किसान आपको दिख रहा है जो खेतों में हल लगा रहा है। तो इस हल को, ये हल जो है आपको किसका मिल सकता है, लकड़ी का भी मिल सकता है और आयरन का भी मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे दिखाया गया है, ये आयरन वाला है। इसमें जो है ये बीम हो गया, डंडा हो गया इसका, जो ये आगे अटकाया गया है, ये वाला हिस्सा। देन ये प्लो शाफ्ट हो गई, यानी ये डंडी हो गई बीच में, प्लो शाफ्ट जो पीछे जा रही है यहाँ पर। इसी तरह से ये आपका पकड़ने का हत्था हो गया, और ये नीचे आपका जो शार्प एरिया होता है उसको प्लो शेयर कहते हैं, जो कि होता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि एक फील्ड में इस तरह हल लगाया जाता है। तो प्लो का मैं बता ही चुका हूँ आपको। प्लो जो हैं दो तरह के होते हैं, ईदर दे आर मेड अप ऑफ, या तो वो किसके बने होते हैं, आयरन के, या फिर वो किसके बने होते हैं, या वो वुड के बने होते हैं। आगे लिखा है, आगे थोड़ा सा प्लो के बारे में इसमें लिखा हुआ है। प्लो, दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, यानी पुराने समय में ही ज़मीन को पलटने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता रहा है, हल का यूज़ करते आ रहे हैं। हम अपने पुराणों में भी ये पढ़ने को मिलता है हमको। दिस इज़ मेड अप ऑफ वुड एंड ड्रॉन बाय पेयर ऑफ बुल्स, यानी बैलों की सहायता से या दूसरे एनिमल्स की सहायता से इसको खींचा जाता है। और इसमें जो है एक प्लो शेयर होता है, मतलब आगे जो नुकीला सिरा होता है, ये मेन पार्ट है इसका शेयर का, और इसके हेल्प से क्या होता है, ये सीधी लाइन में ज़मीन को फाड़ता हुआ चलता है। तो इस तरह हम जो है किसकी मदद से, हल की मदद से हम क्या करते हैं, अपनी खेती करते हैं, या सबसे पहले हम सॉइल को लूज़ करते हैं। हो दूसरा तरीका है, हो मीन्स कुदाल। कुदाल तो आपने देखी होगी घरों में। कुदाल कब काम आती है, जब आपका खेत बहुत छोटा होता है। तो इट्स अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। अगर आपकी छोटी क्यारी है तो उसमें से अनवांटेड पौधे हटाने के लिए, वीड्स हटाने के लिए, या फिर सॉइल को हल्का करने के लिए, जो क्यारियाँ होती हैं उनमें हम इसकी हेल्प से क्या करते हैं, खेती करते हैं। और ये आयरन का बना होता है जिसके एक सिरे पर लकड़ी लगी होती है। कुदाल आपने देखी होगी, कुछ ऐसी होती है, और पीछे इसमें एक हत्था जुड़ा होता है, ये आपने देखी होगी। तो कुदाल जो है वो भी एक तरीके का इम्प्लीमेंट है, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। ये जो है आयरन है, पूरा आयरन है ये। ग्रिप, हैंडल, बीम, ये तो आपको मालूम है बैलों के कंधे पे रखा जाएगा। ये बेंट प्लेट है, ये लोहे से चलने वाला है। ये ऐसा हो दो तरीके के होते हैं बच्चों, हो का दो मतलब होता है। एक तो होता है आपकी कुदाल जो हम बता चुके हैं, दूसरा हम बता चुके हैं लोहे वाला हल। ये लोहे का है पूरा बना हुआ, ये लोहे या स्टील का बना होता है, और इसके नीचे जो भी ब्लेड्स लगी होती हैं, ये प्लेट्स वगैरह लगी हैं, ये सब लोहे की हैं, और ये आसानी से मिट्टी को पलट सकती हैं। ये थोड़ा भारी होता है नॉर्मल जो प्लो हम यूज़ करते हैं उसके कंपैरिजन में। और आगे बोला है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है, एक बहुत सारे सिरे वाला दिख रहा है आपको पिक्चर यहाँ पर। इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि ट्रैक्टर के पीछे एक बहुत सारे सीख वाला क्या डाला गया है,
एक मशीन डाली गई, इसी को कल्टीवेटर कहते हैं। ये एक साथ 6, 7 या 10 सीक एक साथ पूरा कर लेती है, जबकि अगर हम प्लो यूज़ करेंगे तो उसमें केवल वन टाइम पे 1 ही रो आप पूरी कर पाएंगे। तो इसमें वन टाइम पे 6-7 रोज़ में एक साथ आसानी से हो सकता है। तो नाउअडेज प्लोइंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर्स। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। इससे लेबर भी बचता है यानी मेहनत भी बचती है, और टाइम यानी समय भी बचता है। लेकिन ये पहाड़ों में आप जानते हैं, हमारे पहाड़ों में ट्रैक्टर्स नहीं चल सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबे फील्ड्स नहीं होते हैं, बड़े खेत नहीं होते हैं। इस तरह प्लेन्स में ट्रैक्टर्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगला नंबर आता है सोइंग का। सोइंग मतलब बीज बोना। सोइंग मतलब हो गया बीज बोना। अब बीज बोने के लिए क्या करना पड़ता है? 2 तरीके हैं बच्चों, कि या तो आप हाथ से बो दो या फिर आप किसी मशीन की सहायता से बो। लेकिन बोने से पहले हमें क्या सेलेक्ट करने पड़ते हैं? हेल्दी सीड्स सेलेक्ट करने पड़ते हैं। यानी and healthy seeds of a good variety are selected. Farmers prefer to use seeds which give high yields. जो ज़्यादा उपज देते हैं ऐसे फील्ड्स को, ऐसे फसल को चुना जाता है। और जो आपका बीज होना चाहिए वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, गुड क्वालिटी का, साफ़ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, मतलब तंदुरुस्त। ऐसा ना हो कि सूखा हो, उसमें कोई कीड़ा लगा हो, इस तरह का बीज हमको नहीं चाहिए होता है। तो अब हम बीज कैसे छाँटें? इसको हम कहते हैं सिलेक्शन ऑफ सीड्स, यानी बीजों को छाँटना। सिलेक्शन मीन्स छाँटना। तो बीजों को कैसे छाँटा जाता है, इसके लिए आप देखेंगे आपने घर में चावल साफ़ किए होंगे। तो चावल के लिए हम क्या करते हैं? किसी बर्तन में चावल लेते हैं और उसमें चावल के दाने जो हैं डाल देते हैं हम। अब चावल में कुछ समय बाद हम ऊपर से पानी गिराते हैं। तो पानी जब हम गिराते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो स्वस्थ चावल हैं वो तो नीचे ही बैठे रहते हैं, परंतु जो खाए हुए चावल होते हैं वो ऊपर तैरने लग जाते हैं, और इनको थोड़ा पलट दिया जाता है, फिर ये चावल आसानी से बाहर गिर जाते हैं। जो खाए हुए चावल होते हैं वो आसानी से बाहर गिर जाते हैं। ऐसे आपने देखा होगा घर में अपनी मम्मी को चावल साफ़ करते हुए। इन द सेम वे ये कह रही है, यहाँ पर एक लड़की है, ये क्या कह रही है कि वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन दैम। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स सम सीड स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप। आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन द टॉप। तो कौन से बीज ऊपर तैरेंगे बच्चों? वही बीज तैरेंगे जो खाए हुए होंगे, जिनमें कीड़ा लगा होगा या जिनके अंदर पूरा वेट नहीं होगा, जो हल्के होंगे अपने वेट से, यानी एवरेज वेट से जो हल्के होंगे उन्हीं को ही। तो इस तरह हम सीड्स को अलग कर लेते हैं। हम क्या करते हैं? उनको वाटर से वॉश करते हैं। ये डैमेज सीड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? खोखले होते हैं, और वो आसानी से हल्के होते हैं और वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। तो यहाँ पर लिखा डैमेज सीड्स become hollow and are thus lighter, therefore they float on water. This is a good method for separating good healthy seeds from the damaged one. तो क्या करते हैं? पानी में उसको फ्लोटिंग ऑन वाटर में आप मतलब वाटर में फ्लोट कराते हैं आप सीड्स को, और जो डैमेज सीड होगा, जो ख़राब सीड होगा, वो ऊपर हल्का हो जाएगा, जिसमें घुन लगा होगा, जिसमें फंगस लगा होगा, या फिर जो सीड पूरा ग्रो नहीं कर रखा होगा, वो आसानी से ऊपर आ जाएगा, और उसको हम पानी से छान के अलग कर देंगे, हटा देंगे, और अच्छे सीड्स नीचे रह जाएंगे, हेल्दी सीड्स, उनको हम सोइंग के लिए यूज़ कर लेंगे। सो इसमें लिखा है बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल यूज फॉर सोइंग सीड्स। अब किससे बोएं हम, ये भी जानना ज़रूरी है। तो 2 तरह के टूल्स होते हैं बच्चों। एक होते हैं ट्रेडिशनल टूल्स, यानी ऐसे हथियार जो कई सालों से यूज़ किए जा रहे हैं। एक यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिया गया है, आपको एक फार्मर दिख रहा है यहाँ पर, उसने एक कोन शेप या कीप शेप लिया है एक इंस्ट्रूमेंट, और उसके नीचे पाइप लगा हुआ है, और जो किसके साथ जुड़ा हुआ है? बैलों की जोड़ी के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें ये सीड्स डाल रहा है। तो इस मशीन को हम क्या कहते हैं? इस मशीन को हम कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग। सीड ड्रिल है ये, ट्रेडिशनल सीड ड्रिल है ये, यानी ऐसी मशीन जिसकी मदद से हम आसानी से क्या कर सकते हैं? लाइन में पौधों को बो सकते हैं। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये कहना चाह रहा है कि द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज़ शेप लाइक अ फनल, यानी कीप के आकार का होता है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल में हम उस कीप में बीज डाल देते हैं। पास डाउन थ्रू द 2 और 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स, नीचे वो 2 या 3 पाइपों में
बदल जाता है। एंड दीज एंड पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर, और वो छेद जो होते हैं, जो पाइप नीचे 3 टुकड़ों में बंटा होता है, वो ज़मीन के अंदर बीज छोड़ता चला जाता है। इस तरह हम ट्रेडिशनल सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं। पर आजकल क्योंकि साइंस का ज़माना है, हम थोड़ा और एडवांस सीड ड्रिल का यूज़ भी करते हैं। सीड ड्रिल एक मशीन है, आपको यहाँ पर एक मशीन दिखाई दे रही है। इस मशीन में क्या हो रहा है, इस मशीन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसमें लाइन में बहुत सारे जो हैं बीज बोने की क्षमता है। देखो इस मशीन में, ये नई सीड ड्रिल मशीन है। एक लाइन में बहुत सारे बीजों को, या एक लाइन में ही बहुत सारे बार बीजों को बो सकती है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of a tractor. This shows the seed uniformly at equal distance and depth. It ensures that seed get covered by soil after sowing. This protects seed from being eaten by birds. Sowing by using a seed drill saves time and labor. तो इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे बीज छुपता भी है मिट्टी के नीचे, ऊपर से वो लेवल भी होती जाती है लैंड। यानी ये 2 तरह से काम करता है, बीजों को बोता भी जाता है और उनको छुपाता भी जाता है। इसलिए सीड ड्रिल क्या करती है, आदमी का टाइम भी बचाती है और मेहनत भी बचाती है। मेहनत कैसे, अगर हमने बीज बोते तो उसको छुपाना भी ज़रूरी है। कौन खा जाएंगी उसको, बर्ड्स खा जाएंगी। आप अगर कभी किसी खेत में आपने बीज बोते देखोगे तो वहाँ पे बर्ड्स पहुँच जाती हैं अपने आप। किसको खाने के लिए, कीड़ों को खाने के लिए, बीजों को खाने के लिए। तो पाटा जिसको कहते हैं। और अगर हम सीड ड्रिल का यूज़ कर रहे हैं ट्रैक्टर के साथ, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही उसको दबाता भी जाएगा, बीज भी बोता चला जाएगा। तो इस तरह आजकल के ज़माने में इस तरह सीड्स को सो किया जाता है। और जो है सीड्स को इक्वल डिस्टेंस पे बोना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम जो हैं सही दूरी उनके बीच में होना ज़रूरी है। कहीं पे घने हों, कहीं पर ये लिखा है यहाँ पर कि अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन the seed is necessary to avoid overcrowding of plants. This allows plant to get, यानी हमें जो है प्लांट्स को बराबर दूरी पर बोना ज़रूरी है। इससे ओवरक्राउडिंग से बचेगा, यानी एक ही जगह पे घने पौधे नहीं हो पाएंगे। इस तरह क्या होगा, इससे पौधे को क्या फ़ायदा होगा, ये कहना चाह रहे हैं आगे। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम पौधे को क्या नहीं करेंगे, सही तरीके से बोएंगे नहीं, तो उनको क्या नहीं मिलेगा, सनलाइट नहीं मिलेगी, सही सनलाइट नहीं मिलेगी, उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, एंड वाटर नहीं मिलेगा सॉइल से सही टाइम पे। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग। कभी कभी हमें पौधे उखाड़ने भी पड़ते हैं और एक जगह से दूसरी जगह बोने पड़ते हैं। ऐसे आपने देखे होंगे आपके घरों में या क्यारियों में, ये कार्य आपके मम्मी पापा करते ही होंगे। आपने घरों में ये सब प्रक्रिया देखी होगी कि जहाँ घने पौधे होते हैं उनको उखाड़कर दूसरी जगह लगा दिया जाता है। तो ओवरक्राउडिंग से बचने के लिए हम जो है पौधों को उखाड़कर लगाते भी हैं। कभी कभी हम ज़्यादा पौधे होते हैं तो उनको हटा भी देते हैं। आज के लिए इतना ही है, बाकी हम सीखेंगे कल।